नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। अमूमन इस प्रोग्राम की मेज़बानी अफसा कोमल साहबा करती हैं, लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियात की बायस वो इस हफ़्ते इस प्रोग्राम की मेज़बानी नहीं कर पाएंगी, लिहाजा ये फ़राइज़ मैं अंजाम दूँगा। नाज़रीन, आज हम ज़रा बात करते हैं हुकूमत वक्त और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात। गोया के मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसको लेके जहां उम्मीद का इजहार किया जा रहा है, वहां पे कई खदशात भी हैं जो जन्म ले रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि दोनों तरफ से कुछ ऐसी शराइत आएंगी कि जो फरीकैन के लिए कबूल करना मुमकिन नहीं होगी, और उसके बाद एक तातुल आएगा, और उस तातुल के बाद फिर जिस तरह तहरीक इंसाफ ने कह रखा है कि वो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएगी। और दूसरा ये कि क्या इस सारे अमल के दौरान गोया के फरीकैन संजीदा भी हैं कि मामलात को गुफ्तगू के ज़रिए हल किया जाए और सियासतदान आपस में बैठ के बात करें। इस दौरान हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ अकाबरीन, बिलखुसूस राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट आई पिछले दिनों, जिसमें वो कह रहे थे कि ये मुनासिब होगा कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान साहब तीनों अफराद मिल के बैठें तो पिछले 75 बरस के मामलात 70 दिन में हल हो सकते हैं। तो क्या ऐसा कुछ माहौल बनने जा रहा है और तलखियाँ दूर होंगी और मामलात किसी लॉजिकल एंड तक पहुँचेगा? जो बिलखसूस जो ख्वाहिश है तहरीक इंसाफ की कि जनवरी 31 तक इस मामलात निपटाने होंगे, अगर नहीं तो फिर उसके बाद शायद ये प्रोसेस आगे ना बढ़ पाए। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मुज़ाकराती कमेटी के अहम राजा नासिर अब्बास साहब, आप सरबराह हैं वहदतुल मुस्लिमीन के और सेनेटर भी हैं आप। मुज़ाकराती टीम में भी आपको एक बड़ा कलीदी रोल दिया गया है। बहुत शुक्रिया राजा साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ कहा यह जा रहा है कि कहीं रेमिटेंसेस के हाथ तक तो सिविल नाफरमानी की तहरीक को शुरू भी कर दिया गया, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात भी कर रही है। सर, इस माहौल में आप देखते हैं कि फिर 2 जनवरी को आप अगर मिल बैठेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे या अलग फिर तातुल की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया। देखें, टाइमिंग्स बहुत आम होती हैं बाज़ औक़ात अहम मसाइल की वजह से ना, स्ट्रेटजिक मसाइल की वजह से। सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात की बात हुई क्यों है, फ़लसफ़ा क्या है, इसका सबब क्या है? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जहाँ चला गया है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, समाजी बहरान है, अमन व अमान का बहरान है, दुनिया के तेज़ी से बदलते हुए तहव्वुलात में और रीजन के अंदर पाकिस्तान इररेलेवेंट है। पाकिस्तान के अवाम का एतमाद अपने सिस्टम के ऊपर से अक्सरियत का उठ चुका हुआ है। लोगों में यअस और नाउमीदी फैल रही है जो इंतहाई ख़तरनाक है। अगर कोई सिस्टम अवाम की एतमाद खो बैठे, लोग मायूस और नाउमीद हो रहे हों तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। जो प्रेशर है इस वक्त पाकिस्तान के रवाबत रिलेशन अपने हमसाया ममालिक के साथ देखें, उसके अंदर कोई मुनासिब नहीं है। बिलाखिर पहले हमारा जो वेस्टर्न ईस्टर्न बार्डर होता था वो मुश्किलात का शिकार होता था, अभी वेस्टर्न बार्डर भी सख्त मुश्किलात का शिकार है। और इससे पहले एहतजाजात के हवाले से आपने देख लिया कि सारा कुछ करने के बावजूद फिर 26 नवंबर को जो किया गया, लोगों को गोलियां मारी गई हैं, लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, अंधेरा करके मारा गया। सिस्टम का क्या कहते हैं कि पेशेंस और सब्र बहुत ख़त्म हो चुका हुआ है। एक रात के लिए भी लोगों को, अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं कर सके ये लोग। और पुरअमन एहतजाज करने वालों को, जिन्होंने मिलियो एरिया के अंदर ना किसी दुकान को आग लगाई, ना किसी मेट्रो स्टेशन को कुछ किया, और उन्हें फिर उन्होंने मार दिया, गोली चलाना शुरू कर दी, फिर कहते हैं भाग गए। तो मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में सिस्टम वहाँ, मेरे ख्याल में लिहाजा इमरान खान साहब ने बुलवतनी का सबूत दिया और उन्होंने मुज़ाकरात के लिए पहले कमेटी बना दी कि भाई मुज़ाकरात करें और मुल्क को इस दलदल से निकालें। और इसके हवाले से पहली मीटिंग होगी, इसमें हमने उन्हें कहा था कि हमारी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ रखवाएं, और वो हो गई। और हुकूमत कुछ गुड जस्टर दिखाना चाहिए। देखें, इन हालात से निकलने के लिए पहले हालात की संगीनी को अगर नहीं समझेंगे, मुश्किलात को नहीं समझेंगे, पाकिस्तान के सर पर मंडलाते हुए खतरात को नहीं समझेंगे और सब गुड होता रहेगा तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी, बदतर हो जाएंगी। ये बहुत तो एक नए मिसाल की बात कर रहे हैं राजा साहब, वो तो कह रहे हैं कि नया मिसाल किया जाए, मिल बैठे। मैं अर्ज करता हूं, क्या इमरान खान साहब इस बात पर राजी हैं कि वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के साथ बैठेंगे? अर्ज करता हूं, मैं बात अपनी खत्म कर लूं। देखें, पहली लिहाजा इन मंडलाते हुए खतरात को देखना चाहिए, पाकिस्तान को बचाना है।
लिहाजा इमरान खान साहब ने मुलवतनी का सबूत दिया, इस अवेल करना चाहिए इस फुर्सत को, इस अपॉर्चुनिटी को, और इसके लिए फिर हुकूमत को गुड जेस्टर भी दिखाना चाहिए। जो लोग उन्होंने पकड़े हुए हैं, जेलों में डाले हुए हैं बेवजह, कई जवान है, यंग बच्चे हमारी कौम का सरमाया है, बाज़ बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद और इसी तरह से सेनेटर तारक चौधरी साहब बुजुर्ग है। ये दहशतगर्द नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान ऐसे इक़दाम करता है कि लफ्ज़ अपने मफाहिम खो बैठते हैं। अब जब ये लोग दहशतगर्द हैं तो फिर एहसानुल्लाह एहसान दहशतगर्द नहीं है, उसके साथ बैठाएंगे आप इनको। तो इसलिए जरूरी है कि इसका मतलब है कि जो 2 जनवरी को राउंड होने जा रहा है राजा साहब, मैं ये समझूं कि जो 2 जनवरी को आपका सेकंड राउंड होगा उसमें ये मुतालबा रखा जाएगा, या आप समझते हैं कि उससे पहले कारकुनों की रिहाई होगी तो फिर माहौल बनेगा मुज़ाकरात का? देखे इनको बनाना चाहिए, माहौल हुकूमत को बनाना चाहिए। अब बस मिसाल के तौर पर जनाब सेनेटर तारक चौधरी साहब है, उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दें, वो आए सेनेट के इजलास में आए बैठे, उनका हक है ये। बहरहाल हुकूमत को गुड जेस्टर दिखाना पड़ेगा ताकि लोगों का एतमाद पैदा हो, लोगों की उम्मीद बंधे लोगों को। जब आपके साथ पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा, राय आमा नहीं होगी, तो आप जो बड़े बड़े काम करें उनका कोई असर नहीं होता, कामयाब नहीं होते वो। इसलिए अवाम को भी थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं कि उनको हील करने की जरूरत है। नफ्सियाती प्रेशर है, परेशान है लोग, लिहाजा इसके लिए अच्छे मैसेज जाने चाहिए। जहां तक ताल्लुक है 2 नवंबर का, मेरे ख्याल में वहां पर जब बातचीत करेंगे, देखें बातचीत के लिए सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, हुकूमत को खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए, शर सद्र का मुजाहरा करना चाहिए, और इंशाअल्लाह अजीज अगर वाकई अच्छी विल हुई, इंटेंशन हुई, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कारकुनों की रिहाई होगी तो माहौल अच्छा बनेगा, गुड जेस्टर एक होगा गवर्नमेंट के एंड पे, वो कह रहे हैं कि पीटीआई के एंड पे भी गुड जेस्टर होना चाहिए कि 9 मई को इस मुल्क की दफाई तनसीबात पे हमला हुआ तो उस पर माफी मांग ले, सॉरी कर ले, ताकि एक अच्छा माहौल बन जाएगा। इसके लिए जुडिशल कमीशन बना दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इससे पहले भी अलबत्ता पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब है, उसको कंडेम कर चुके हैं, वो तो जेल में थे, पकड़ा हुआ था, इनके पास अंडर कस्टडी थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि गलत हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी पार्टी का बंदा कोई वहां दाखिल हुआ है या हम उसको सजा दें अगर कोई गया तो, इसलिए गलत काम किया तो, ये कह चुके हैं ना, ये एक बहाना है। देखें मेरी बात सुने, 9 मई के हवाले से अगर जुडिशल कमीशन बन जाए तो क्या हर्ज है इसमें? पाकिस्तान के जज बैठेंगे, दूध का दूध पानी हो जाएगा, लोगों को पता चलेगा क्या हुआ है। लेकिन आप देख कहते हैं फिर 2014, क्योंकि डीजीआई इस्पियार साहब से जब सवाल हुआ था तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा फिर 2014 में पीटीवी पे हमला करने वाले कौन है, पार्लियामान पे हमला करने वाले कौन है, वो भी सारे मामला बिल्कुल वो भी बोले, वे भी बोले कि बॉर्डर टाउन में किसी लोगों को कत्ल किया था, किसी लोगों के मुंह में गोलियां मारी थी, वो कहां चले गए, वो कातिल किधर गए? जो वहां पर जुडिशियल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि कौन मुलव्वस है, किसका जुर्म है इसके अंदर, उसको किसी को पकड़ा गया है? मेरे ख्याल में आप देखें ये चीजें जो है ना पिक एंड चूज होनी चाहिए, हकायक बयान करने चाहिए कि मॉडल। फिर उसके बाद जो गए हैं वहां पर क्या उसे कहते हैं अपने उसमें पीटीवी के अंदर, तो आप देख लें फुटेजेस आपके पास है, देख लें। मसला ये देखिए ऐसा नहीं है, चीजों को जोड़ के देखा जाए। आप लोगों को गोलियां मारें, वहां को कत्ल करें मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े, और उसके बाद मसला ही खत्म हो जाए। यही पाकिस्तान का अलमिया है। लियाकत अली मारा गया, कातिल कौन पता ही कोई नहीं। उसके बाद देख ले बेनजीर भुट्टो मारी गई, शहीद होगी, कोई पता नहीं किसका। इस मुल्क के अंदर अत्ताज़ियाउल हक मारा गया, किधर गया केस, कोई पता नहीं। पाकिस्तान के अंदर देखे अजीब अलमिया है, कातिल बच जाते हैं, हमेशा कातिल बच जाते हैं, और बेगुनाहों को सजाएं मिलती है इस मुल्क के अंदर। अदलिया अपना एतबार खो बैठी है पाकिस्तान के अंदर जी। लेकिन इनफैक्ट मैंने पिछले दिनों रऊफ हसन साहब को भी किसी एक टीवी टॉक शो में ये बात करते हुए सुना है कि असल मुज़ाकरात गुफ्तगू तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही तहरीक इंसाफ की हो रही है, हुकूमत तो ऑन द फेस है। एक तो ये बताया कि इसमें कितनी सदाकत है, और सेकेंडली ये जो बार बार बात की जा रही है, जब अलीमा खान साहबा ने भी ये बात की कि जी इमरान खान साहब को बनी गाला में नजरबंदी की एक डील ऑफर की गई है, ये सर ये डील कहाँ से आई है, कौन पैगाम लेके गया है कि उनकी बहन ये बड़े वसूख से कह रही है कि? देखिए पहली बात यह है कि हम जब खान साहब से मिलने गए थे तो उन्होंने बैठते ही कहा कि भाई मैं कोर्ट के जरिए जाऊंगा बाहर, मैं किसी क्या उसे कहते हैं कि एहसान के जरिए जब मुझे कोई बार हाउस अरेस्ट कर दी, मैं नहीं मानूंगा। मेरे साथी जो जेल में पड़े हुए जिन्होंने एक सत्र लिख के देते ना कि हमारा इमरान खान से ताल्लुक नहीं, वो बाहर आ जाते, मैं बेवफाई नहीं करूंगा अपने दोस्तों के साथ। ये कोई तरीक़ाकार है? पहली बात यह है कि उन्होंने कहा कि ऐसा जो है सिलसिला नहीं होगा, तो उनको पता चला होगा, कहीं से पता चला होगा। जहाँ तक ताल्लुक है, आपने कहा कि क्या बैकडोर चैनल से कहीं बात हो रही है या एस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या नक्श रोल है, तो देखें पाकिस्तान के अंदर तारीख पाकिस्तान की गवाह है
और जो जब से रजीम चेंज एपिसोड है, बाजवा साहब की दखालत है, बाकियों की भी दखालत, सारी चीजें मौजूद है ना, तो लिहाजा इस वक्त मुल्क जिस दलदल में चला गया निकालने के लिए सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत भी बगैर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग के मुज़ाकरात के लिए नहीं आई होगी, ये मेरी एनालिसिस है। तो आपका ख्याल है कि हुकूमत वक्त बाख्तियार है, अगर कोई फैसले करने पड़े तो इख्तियार इन्हीं के पास है या इख्तियार किसी और के हाथ में है? देखिए, काश सियासतदानों के पास इख्तियार होता, इस मुल्क की बागडोर सियासतदान चलाते, सियासतदान मिल बैठते, चीज़ों को आगे लेके चलते। सियासतदानों ने ही पाकिस्तान बनाया था, सियासतदान मिल बैठे थे, टूटा हुआ पाकिस्तान था, और उसके बाद उसको नया आइन दे के नई उम्मीद पैदा कर दी थी लोगों में, और लोग चल पड़े थे। सियासतदानों की बड़ी जिम्मेदारी है। सियासतदान अपने आप को क्यों छोटा करते हैं, क्यों हकीर करते हैं, क्यों अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि इनके एक भाई को उठाया जाता है जबरदस्ती, पार्लियामेंट से उठाया जाता है और बोलते नहीं, चुप हो जाते हैं, तमाशा देखते हैं। उनके कुलीग को उठाया जाता है जो वोट देने के लिए सेनेट से, और वो जनाब तमाशा देखते हैं। उसे लाया जाता है कुलीग को, यूं लगता है कि स्ट्रेचर पर लाए हैं, मरीजों को और बीमारों को लाए हैं, लेकिन सब देखते हैं, बोलते नहीं है। काश सियासतदान बोले, काश सियासतदान अवाम के तर्जुमान बने, काश सियासतदान अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें, काश सियासतदान आइन के मुताबिक मुल्क को चलाने की कोशिश करे। पावर गेम्स का इस तरह से ऐसा ना बने कि मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए। लेकिन ये इल्जाम तो खैर तहरीक इंसाफ पे भी है। लेकिन राजा साहब, इनफैक्ट मैं भी ये भी जानना चाहूंगा, ये फौजी अदालतों से पीटीआई के कारकुनों को सजाएं भी हो रही हैं। फिर आपने गुज़श्ता दिनों DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, जिसमें वो फरमा रहे थे कि जब तक 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा नहीं हो जाती, इंसाफ का ये अमल इसी तरह चलता रहेगा। तो पीटीआई के अंदर इस सारे अमल को लेकर क्या सेंटिमेंट्स हैं? उनको लग रहा है कि ये इसके बावजूद भी मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए, और माहौल उनके हिसाब से लगता है कि ठीक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, आप जानते हैं, वैसे मुज़ाकरात के वजह से बात करता हूँ कि जंगें भी हो रही होती हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं, ऐसे ही नहीं है। बिलाखिर जो कुछ भी हो, आखिर में बात टेबल पर तय होती है, मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है वतन के मुश्किल हाल से निकाल लें। तो बहरहाल ये जो मिलिट्री कोर्ट चला रहे हैं, देखिए पहले पाकिस्तान के अंदर जो आम कोर्ट्स है ना, इनके अंदर कैसे फैसले हो रहे हैं? आज़ादाना फैसले हो रहे हैं? नहीं, मुश्किलात खड़ी हो रही हैं, लंबे लंबे सिलसिला चलता है। तो जब आम अदालतों के ऊपर पाकिस्तान के अवाम का एतमाद उठ चुका हुआ है, तो आप मिलिट्री कोर्ट में जहाँ कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है, कौन सा एविडेंस क्या है, वहां पर लोगों का एतमाद बदरजा नहीं होगा। इसलिए देखें, इदारों का जब इमेज अवाम की नजरों में खत्म हो जाता है, इदारे अपना एतमाद खो बैठते हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया है एक मुल्क के लिए और वतन के लिए। मेरे ख्याल में मिल बैठकर हील करने की जरूरत है, तरमीम करने की जरूरत है, ताकि हमारी अदलिया का एहतराम हो, हमारी पार्लियामेंट का, उस पे कोई खाका तो देना, कोई खाका तो दे। कौन मिल बैठे? अभी बैठे हैं ना, ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, तो इसको लेके चले ना इस तरह आगे, मुल्क को ठीक करने के लिए आगे बढ़े ना, अच्छा गुड जेस्चर दिखाएं, अवाम में एतमाद पैदा करें। अवाम पहले परेशान है, वाकई नफसाती मरीज हो रहे हैं, आए उनको हील करें, अवाम को हील करें। लेकिन राजा साहब, आप बेहतर करने के लिए आगे बढ़े। एक क्रिटिसिज्म आप पे ये भी आता है कि महमूद खान अचकज़ई गोया के जो आपके लिए साथ खड़े हैं, पार्लियामेंट में स्पीचेस उनकी देखें, वो भी इमरान खान की फेवर में बड़ी बातें करते हैं, बट मुज़ाकराती अमल में आपने उनको भी शामिल नहीं किया। वो तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो मूवमेंट है, उसके सरबराह ग़ालिबन आपने ये नाम उनका दिया भी था, लेकिन उनको सारे अमल में शरीक ही नहीं किया सर आपने। नहीं, मेरे ख्याल में उनका नाम ऐसा नहीं कि नाम दिया गया और इनकार हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। हम उनसे मिलते रहते हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, भाई हैं बड़े। उनकी जो राय है वो ये है, देखें, वो कहते हैं कि ये इललेजिटिमेट हुकूमत है, पार्लियामेंट के जो स्पीकर है वो इललेजिटिमेट हैं, लिहाजा हम इनसे बात करें तो ये करें कि आप हुकूमत छोड़ो, कोई बुरी हुकूमत बने या कुछ बने, नए इंतखाबात हों, या मैंडेट वापस करने के लिए बात होनी चाहिए इनके साथ। तो मेरे ख्याल में ये बात जो है, ये मुज़ाकरात शुरू है, मुमकिन है एंड यहीं पर जाके पहुंचे, भाई पाकिस्तान को निकालना है तो फिर आपको मैंडेट वापस करना पड़ेगा और अदलिया को आज़ाद छोड़ दो, या फिर नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बिलाखिर इस बहरान से निकलने के लिए एक बावकार हुकूमत जिस पर अवाम एतमाद करते हो, अवाम इन पर एतमाद तो नहीं करते नशा साहब, तो उस तरफ जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो आइंदा। प्रोग्राम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो राजा साहब से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद राजा साहब। लेकिन पीटीआई तो अब जो मुज़ाकरात आप कर रहे हैं उसमें तो ये मैंडेट की वापसी वाली बात आप कर ही नहीं रहे, गोया कि उससे तो लगता है कि आप पीछे हट गए हैं। मेरे ख्याल में देखें, ये तो पीटीआई ना दिखे तो हुकूमत को कर देनी चाहिए।
ये हुकूमत तो नहीं चल रही ना। मुल्क की हालात देख ले, पहले हमारा ईस्टर्न बॉर्डर खराब था, अभी वेस्टर्न बॉर्डर भी खराब है, अतराफ में क्या कुछ हो रहा है, हमारे रोज नामनी है, जनाजे मिल रही है, लाशें मिल रही हैं, तो ये काम नहीं कर पा रहे। अभी देखे कि ये हुकूमत नजर आती है ये मौजूदा मुल्की हालात के अंदर, उसका जो क्या कहते हैं वजीर इत्तलाआत और नशरियात है, हर बात करेगा लेकिन इन मसाइल के ऊपर चुप रहेगा। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते हैं। ये सूरत हाल है, गुम हुए हैं, पैरालाइज्ड है। जो एक अकेली पार्टी है JUF सर, मौलाना फजल रहमान ने तने तनहा अपना मुतालबा तस्लीम करवा लिया है। आप 26वीं आर्मी तरमीम के साथ उनके साथ खड़े हैं, कुछ थोड़ा बहुत चीजें बेहतर हो गई थी, तो अब क्या कबात है? वो तो सवाल हो रहे हैं कि शायद उनको दावतनामा गया है मुलाकात का कि नहीं गया, तो उनकी मुलाकात करवा रहे हैं इमरान खान साहब से ताकि ये मेरे ख्याल में आप पीटीआई वाले से पूछे, उनके स्पोक्समैन मौजूद हैं, उनके चेयरमैन मौजूद हैं। आपकी जाती राय क्या है? मिलना चाहिए ये वक्त तकाजा, क्योंकि आप बैठने की बात कर रहे हैं सर। मेरी जाती राय ये है कि बिलाखिर पाकिस्तान को सियासतदानों नहीं चलाना है, इसको आगे लेके बढ़ना है, बातचीत होनी चाहिए, सबका इनपुट होना चाहिए जाके पाकिस्तान इस दौरान और मुश्किल से निकले। लेकिन आप देख लें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है कि एक पार्टी के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि हमारे हुक्मरान होश के नाखुन लें, अपने आप को समझें। वो तो सर लेंगे, लेकिन मैं आपकी गुफ्तगू से समझूं कि इमरान खान साहब को आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, इन लोगों के साथ बैठना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? देखें ये वक्त तयन करेगा कि बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, गुड जेस्चर के ऊपर। देखें ना, चीजों को ठीक करने की जब तरफ आएगा तो फिर बंदा बात करता है ना। ये आए जी चीजों को ठीक करने की तरफ आए, अवाम का मैंडेट अवाम को देने के लिए बात करें, नए फ्रेश मैंडेट की बात करें, इलेक्शन डे की बात करें। ये जो आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर ढांचा ही तबाह कर दिया गया है, इसकी सलाह की फिर बात करें, ताकि फिर चलना है तो सही तरह से चलना है ना। ऐसे तो नहीं कि आइन जो 73 में बना है उसका बुनियादी ढांचा ही खत्म कर दे। अदलिया का इस्तिकलाल खत्म कर दिया गया। क्या अदलिया अब इंडिपेंडेंट रही है? नहीं है। एक बिल्कुल अदलिया का इस्तिकलाल एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत कर दिया है। आइन और कानून की बात करते हैं और हमारे अगर आपस के मामलात हैं तो हुकूमत वक्त का भी ये आप पे एतराज है कि आप अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि शायद उनके जरिए इमरान खान की रिहाई होगी। आपको इमरान खान की बहन ने भी आज कहा है, मेरी उस दिन भी इमरान खान से बात हुई है, मैं जेल में भी, उसने कहा मैं सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल रखता हूं। और खुद बात हुई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाकया हुआ ख्वाब की ताबीर का, कि जो बंदा उनके साथ पूछने ख्वाब की ताबीर जो जिंदा है बच जाएगा, उन्होंने उसको कहा कि जाओ अपने मालिक से कहना उज़कुरनी इंदा रब्बिक का फनसौ शैतान दिखला रब्बे। शैतान ने उसको बुला दिया कि उसे कहा जाओ अपने मालिक से बात करो, भी मुझे जेल में फेंका हुआ है। फल्लाबिस सफिसजिन बिज़ा सनीन। तो अल्लाह ने कहा, मैं तर्जुमा ऐसे करता हूं कि तू मेरे होते हुए सिफारिशें करवाता है। अल्लाह ने कई साल उसको जेल में रखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खान ने कहा मुझे मेरे साथ बात हो रही थी उस दिन कि ये वो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, किसी पर देखे उसको जरूरत ही नहीं है। अवाम उसके साथ है, जिसके साथ अवाम है उसको जरूरत ही नहीं है। आप हमारे उनसे कहें ना सर कि स्टेटमेंट दे दें कि अमेरिका पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात उसमें मुदाखलत न करे। अमेरिका को अपने अंदरूनी मामलात मुदाखलत वो करवा रहे जो कहते हैं बेगर्स हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, हम कुछ भी नहीं है। ये हुकूमत बयान दे ना, हमारी स्पोक्स बयान वज़ारत ख़ारिजा कहे शट अप कॉल दे अमेरिका को, चुप हो जाओ, तुम कौन होते हमारे मामलात में दाखिल करने वाले? क्यों नहीं शट अप कॉल देते अमेरिका को? ये लोग क्यों चुप पड़े हुए हैं? क्यों उनके लबों को ताले लगे हुए हैं? बोले उसके खिलाफ स्टैंड ले, पाकिस्तान के अवाम साथ देंगे। एक और भी सर, पारा चनार कालमिया उसको लेके अगरचे प्रोटेस्ट हो रहे, लेकिन आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी वज़ीर इत्तलाआत पंजाब की उस्मा बुखारी साहबा की, वो बड़ा एतराज़ कर रहे हैं वहदतुल मुस्लिमीन पे कि आप कराची से लेके लाहौर तक आप लोग रोडों को बंद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मसले को हल करना है, बट पेशावर में KP हाउस, CM हाउस, उसके सामने तो आप नहीं बैठ रहे सर। पेशावर में धरना हो रहा है, पाड़ा चनार में भी धरना हो रहा है, DA खान में भी धरना हो रहा है, इस्लामाबाद में भी। पहली बात ये देखें, हम एहतजाज कर रहे हैं। अगर हमारी हुकूमत, मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, हमारे सिक्योरिटी के इदारे अपनी जिम्मेदारी अंजाम देते, देखें 12 अक्टूबर से लेकर आज तक कितना अर्सा हो गया रास्ते बंद हैं, बच्चे मर रहे हैं, लोग भूख का शिकार हैं, कई हज़ार लोग उसमें क्या उसे कहते हैं कि जो ओवरसीज़ के वहाँ बंद हैं, तालिब इल्म बंद हैं, स्टूडेंट्स बंद हैं, सारा बंद है। हम रास्ते, हम दोस्तों से भी कहते हैं कि हम रास्ते बंद करने नहीं बैठे हैं। जब रास्ते एक हिस्से में बैठ जाए, बाकी रास्ते खुले रहे, एक हिस्से में बैठ जाए। एहतजाज करना कहाँ एहतजाज करें मुझे बताएं? या तो ये अपने काम करते। 12 अक्टूबर से लेकर आज तक कितना वक्त था, कुछ नहीं किया। ये वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए वहां भेज रहे हैं, दवाइयां भेज रहे हैं, भाई रास्ते खोलो।
2-2.5 माह से ज्यादा अरसा हो गया हुआ है। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो आप कहेंगे कि सूबाई की जिम्मेदारी है, मरकजी की भी जिम्मेदारी है, और रास्ते पर अमन अमान रखना भी जिम्मेदारी है हमारे सिक्योरिटी इदारों की। वो बॉर्डर है, 3 तरफ अफगानिस्तान है, और वहां पर ये लोग मौजूद है सारे के सारे। अफसोस है कि कई गुज़श्ता इतनी मुद्दतों से ये जख्म की तरह रास्ता चला जा रहा है। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा हम धरने दे रहे हैं, हम धरने देंगे पाकिस्तान के अंदर, हम जाएंगे कि अगर डबल रोड है एक तरफ बैठ जाएंगे, लेकिन एहतजाज करेंगे। अगर ये 2.5 महीने से ये मसला हल पहले हो चुका होता तो किसी को एहतजाज करने की क्या जरूरत है? औरतें बैठी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, रात को सर्दी में बैठे हुए हैं। तो ये हुक्मरान इनको तो आगे सपोर्ट करना चाहिए था, हिमायत करनी चाहिए थी। DGISPR की इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि ये कोई सेक्टेरियन इशू नहीं है, कोई टेररिज्म नहीं है, बल्कि कबायली डिस्प्यूट है जिसकी वजह से वहां पे मामला खराब हुए हैं? नहीं, देखे, पहली बात यह है कि ये बात दुरुस्त है 100% उनकी कि कोई सेक्रेटेरियन मसला नहीं है, ये कबायली डिस्प्यूट है वहां पर, लेकिन यहां पर दहशतगर्दी भी है। आप मुझे बताएं, जिन्होंने भी गले काटे, सर काटे, ये कौन थे? ये 2 लोग जानते। 5 साल पाड़ाचदार मुहासरे में रहे, जिनको ये ख्वारिज कहते हैं, वही वहां पर हमले कर रहे थे। कई हजार लोग मारे गए और शहीद हुए वहां पर, और जख्मी हुए। ये क्या, कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में तारीख से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी चंद दिन पहले जो लोग पैदल जा रहे थे, थक गए थे, इंतजार कर करके, रास्ता नहीं खुला है, उनको पकड़ा है, मारा है, उनके गले काटे हैं। ये कौन था? ये कबायली जंग ऐसे होती है? कबाइल ऐसे कभी लड़ते ही नहीं है, कबाइल की लड़ाई इस तरह से होती ही नहीं है। मेरे पास महदूद है आजाद साहब, वरना आपसे मजीद गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया आजाद नासिर अब्बास साहब, सरबराह वहीदुल मुस्लिमीन और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हमारे साथ मौजूद थे। हमने उनकी गुफ्तगू सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाजरीन। ब्रेक के बाद हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम के एक रुकन है मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि हुकूमत किस माइंड सेट के साथ इन मामलों को आगे बढ़ाने की ख्वाहिशमंद है। एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एजाजुल हक साहब, आप सरबराह हैं मुस्लिम लीग ज़िया के और बिलखसूस आप मुज़ाकराती कमेटी की जो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर रही है उसके एक अहम रुकन है। सर, इससे पहले कि मैं ज़रा को हार्ड क्वेश्चन की तरफ आऊँ, ये मुज़ाकराती कमेटी में आपका आना गोया कि आपकी ख्वाहिश या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये कैसे आना हुआ सर? कोई अपनी ख्वाहिश पे तो ऐसे मुज़ाकरात के अंदर फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं होता। लाज़मी बात है कि सीरियस इशू है, सीरियसली इसको आगे लेकर चलना है, और मेरे ख्याल में मोस्टली इत्तेहादी जमातें जो हैं उनको अकोमोडेट किया हुआ है इसके अंदर। स्वाय एक आधे के भी, खालिद मक्सी साहब भी हैं, मैं भी हूँ, सही, MQM भी है, मेरे ख्याल सारी हैं बीच में। तो एक अच्छा है जितना हुकूमती इत्तेहाद में जितनी भी जमातें सबको शामिल किया गया, ऑलमोस्ट सबको बिल्कुल किया गया है। तो सर इस वक्त मूड क्या है, क्योंकि अब सेकंड राउंड होने जा रहे हैं 2 जनवरी को, और देखा जाए तो इस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिससे लगता है कि माहौल थोड़ा सा और कशीदा हुआ। बिलखसूस मिलिट्री कोर्ट से कुछ लोगों को सजाएं सुनाएंगे, फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी कि जब तक मास्टरमाइंड 9 मई के उनको सज़ा नहीं होती, इंसाफ का अमल इस तरह चलता रहेगा। तो आप होपफुल हैं कि जब सेकेंड राउंड होगा माहौल अच्छा रहेगा, बात आगे बढ़ेगी? इसके लिए ना थोड़ा सा दोनों तरफ से सीज़ फायर की ज़रूरत है। अपना DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो एक टेररिज्म का इशू था और मतलब दीगर मामला थे जिस पे की, लेकिन हुकूमती कुछ ओहदेदार हैं और बड़ी सीनियर पोजीशंस पे हैं, उनके बयान जो है ना वो इररेलेवेंट है। आप लगता है ख्वाजा साहब का जिक्र कर रहे हैं? एक और भी हैं 2-3। जी बिल्कुल, एक नहीं है खाली ख्वाजा साहब नहीं है, और भी हैं। इसमें यह कि जो हुकूमत है ना, हुकूमत का काम होता है टू अकोमोडेट टू पीपल। हुकूमत का काम अपोजिशन का काम करना नहीं होता। सही, हुकूमत होती है, हुकूमत का दिल बड़ा होना चाहिए, हुकूमत ने सबको साथ लेकर चलना है, और अगर कोई बेहतरी आएगी तो उसका फ़ायदा भी हुकूमत को ही होगा ना। जब कोई स्टेबिलिटी आएगी, जब कोई कंटिन्यूटी आएगी, कोई इकॉनमी बेहतर होगी या सिक्योरिटी के मामला कोई बेहतर होंगे, तो फ़ायदा किसको होगा? उसका हुकूमत को। बेनिफिशियरी पहले तो हुकूमत ही होगी। यही सोचकर मेरे ख्याल में इसको आगे लेकर चलना चाहिए विद अ पॉजिटिव माइंड। लेकिन ये आपका एनालिसिस है या मशवरा भी आपने प्राइम मिनिस्टर को दिया कि लोगों को कहें कि सीज फायर करें? नहीं, मैंने अभी मशवरा नहीं दिया, लेकिन जब मीटिंग होगी 2 तारीख को तो उसमें बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कि ये सीज फायर होना चाहिए और सीज फायर से फिर आगे चलना चाहिए अगर तो मतलब बातचीत करनी है। और ये अच्छी बात है मेरे ख्याल में दोनों तरफ से कि कमेटियाँ बन गई हैं। ख़ास तौर पे पहले तो
पीटीआई बिल्कुल गुफ्तगू ही नहीं करना चाह रही थी। अब अगर उन्होंने कमेटी बना दी है तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पेशरफ्त है, इट्स अ पॉजिटिव साइन। तो हमें भी पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि मुल्क इस वक्त बड़े मसाइल में मतलब चल रहा है। अफगानिस्तान, इंडिया देखें ना हमारा, फिर सैंक्शंस फौरी तौर पे यूएस से, IMF कंडीशंस, बहुत कुछ ऐसा है, इतना कुछ चल रहा है हमारे अंदर कि अगर हम अब भी समझेंगे कि यार हमसे मतलब मुल्क जो है उससे अपने आप को ऊपर रखें, तो फिर मैं समझता काम खराब होगा। लेकिन इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ तो कुछ कंडीशंस के साथ आगे बढ़ रही है कि सियासी जो हमारे कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, साथ में कमीशन बनाने की बात कर रहे हो, 9 मई हो या 26 नवंबर हो। गवर्नमेंट भी कोई कंडीशंस के साथ जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी 9 मई से पहले माफ़ी मांगेंगे तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे। देखें ये सारी बातें निगोसिएशंस कामयाब होती हैं जो गैर मशरूत हों। जब तक कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन करके निगोशिएट नहीं ना कर रही, तो आपस में आप निगोशिएट कर रहे हैं तो दे शुड बी अनकंडीशनल। बिल्कुल ठीक। मैं उसका एग्जांपल ये दूंगा कि जो माजी में हुआ 1999 के बाद, यानी 2000 में जब नवाज शरीफ अंदर थे, तो फिर सऊदीज ने इनिशिएटिव लिया, कतर ने इनिशिएटिव लिया, वही गारंटर थे। तो वो थर्ड पार्टी थी, मतलब वो थर्ड पार्टी ने गुफ्तगू की और थर्ड पार्टी ही बाकी दो फरीकैन को आके डायलॉग टेबल पे बिठा दिया और मामला मतलब डायलॉग तो मतलब कम ही हुए होंगे, लेकिन मतलब बात जो नेगोशिएशंस बैकडोर से जो भी हुई हैं वो तय हो गई थी। लेकिन इनफैक्ट ये जो तासुर दिया जा रहा है कि अगरचे हुकूमत ऑन द फेस तो है, बट इन मुज़ाकरात का जो रिमोट कंट्रोल है वो कम से कम इस्लामाबाद में नहीं है, वो कहीं और है। देखें ये भी एक गलत फहमी की बात है। मतलब हुकूमत का और कहीं और का एक पेज पे होना तो ये एक नेचुरल बात है ना। और कभी भी कोई ऐसी जिसके अंदर के मिलिट्री कोर्ट्स इन्वॉल्व हों, सजाएं दे रहे हों, तो जब निगोसिएशंस हो रही हों तो ये नहीं हो सकता कि दूसरी पार्टी जो है यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑन बोर्ड ना हो। क्यों लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अलग है और हुकूमत अलग है। मैं समझता हूँ कि दोनों एक साथ, मतलब एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर वो पहिए ही आपस में मिल के नहीं चलेंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी नहीं। तो मैं आपकी गुफ्तगू से समझूं कि इस मुज़ाकराती अमल को लेके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है, वो चाहती है कि देखें उनकी मर्जी के बगैर, मतलब मैं नहीं समझता कि जब हुकूमत के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं और सारे मामलात चल रहे हैं तो लाजमी बात है कि इस पर ज़रूर गुफ्तगू हुई होगी और गुफ्तगू के बाद ही ये कमेटी बनी होगी। और आप तो क्योंकि इनफैक्ट हर 2 हलकों से मिलते रहते हैं और आपकी रीच भी बहुत ज़्यादा है, आपने कोई एक अंडरस्टैंडिंग ली है वहाँ से, वो हुकूमती प्राइम मिनिस्टर से हो या वहाँ से, कि किन इश्यूज़ को लेके मामलात आगे बढ़ेंगे और कुछ तवक्को की जा रही है तहरीक इंसाफ के किन मामलात के ऊपर उनको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हुकूमती बात को मानना पड़ेगा? देखिए, अगर पहली बात तो ये उनको कंडीशंस लगानी नहीं चाहिए। अगर वो कंडीशंस लगा भी रहे हैं तो इन्हीं मतलब मामलात पर कुछ गुफ्तगू जो है, कुछ मैं नहीं कहता बहुत ज़्यादा हुई, कि कुछ गुफ्तगू 24 तारीख से पहले भी हो रही थी। अच्छा। और उसमें भी काफ़ी मैं समझता हूँ पेशरफ्त हुई थी। और वो तो फिर उन्होंने माजी की तरह मतलब एक सबोटाज किसने किया सर? आपको तो इत्ला होगी ना? नहीं, वो खुद ही वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं ना। अच्छा, उसमें चले गए। वो उस पे भी कई दफ़ा चले जाते हैं। तो ये होता है जज्बात में आके ना, कभी दफ़ा इंसान कुछ जज्बाती फैसला ले लेता है या उनके जज्बात को कोई तीसरी पार्टी जाके वो ज़रा थोड़ा सा कुछ और रंग दे के और लगा देती है। हाँ, तो वो फिर कहते हैं नहीं ये ठीक है, इस तरह आगे चलना चाहिए। इस दौरान जाजुल साहब ये भी बात की जा रही है कि इमरान खान साहब को एक ऑफर उसे कह लें या अगरचे थ्रू कोर्ट ही होगी कि वो यहाँ से चले जाएं, बनीगाला में जाके कुछ अरसे के लिए नज़रबंद हो जाएं, इंतज़ार करें। कोई इस तरह की गुफ्तगू कहीं ना कहीं हुई है जो आप 24 से पहले की बात भी कर रहे हैं? नहीं, उसमें बहुत सी गुफ्तगू हुई थी। अच्छा, मेरा ख्याल है। और उसमें ये जो कहा था कि थोड़ा रिलीफ वगैरह जो असीर हैं उनको भी थोड़ा बहुत रिलीफ किसी तरीके से दे दिया जाए, और कुछ बातों पर बातचीत तय भी हो गई थी मेरा ख्याल है। हाँ, मसलन सर मतलब बहुत सी चीज़ें थी कि भाई किसी को रिलीफ दे दिया जाए, कोई बेल हो जाए, कोई और चीज़ें इस किस्म की जो है वो मुकदमा ख़त्म कर दिए जाएं। ख़त्म का तो अभी मतलब इट्स टू प्रीमेच्योर टू से दैट, लेकिन मुकदमा ख़त्म कुछ लोगों की रिहाई हो सकती थी, लेकिन हाँ कुछ पेशरफ्त हो सकती थी, लेकिन शायद उसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई। उसके बाद किसी ने जाके मतलब वो मैंने कहा ना कि तीली लगा दी, थोड़ी और तेज़ कर दी आग।
तीली लगाने वालों के मकासद क्या होंगे, शायद आप उसको असेस कर रहे हैं, आपको है उस पे? मैं अपना मेरा कुछ आइडिया तो हो सकता है, लेकिन मतलब मैं उस पे तो बीइंग है सर पॉलिटिशियन, कम से कम इस मुल्क के अवाम को तो बताएं कि एक अच्छी राह निकल रही थी, देखिए और सारे अमल को स्पॉइल किया गया और किसी ने उसको सबोटाज कर दिया। कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, कुछ लोगों जो बात चीत कर रहे थे वो एक अच्छे अंदाज में कर रहे थे और मेरे ख्याल में कुछ बातें समझ भी आ रही थी, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे लाजमी बात है कोई ना कोई स्पैनर डाल देता है बीच में। ये माजी में भी होता रहा, ऑपोजिशन जब फैसले करती है और बातचीत हो जाती है, ये अब से नहीं शुरू हुआ, ये जब पहला लॉन्ग मार्च हो रहा था उस वक्त भी आपको याद होगा जी कि यही बात हुई थी कि थोड़ा सा इसको आगे कर दें, IMF से बात हो जाए, उसके बाद इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। लेकिन फिर किसी ने जाके कहा कि हुन पीछे हटे तो काम खराब हो जाएगा, हुन पीछे हटे तो थोड़ी योजना और शोहरत खत्म हो जाएगी। आपका नैरेटिव जो है ना वो माशाल्लाह नैरेटिव आपका, तो मुशीर आपको लगता है कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं या उनकी ख्वाहिशात कुछ और है? ज़हानत ये होती है, स्टेट्समैनशिप ये होती है कि आप अपनी पॉपुलैरिटी को कन्वर्ट करें इनटू व्हाट यू आर डूइंग ऑल दिस। ये जो सफरिंग है यानी जी बिल्कुल उससे निकलना है, किसी वजह से कर रहे हैं ना, बिल्कुल मतलब कि इसलिए कर रहे हैं ये मैं आप हुकूमत में नहीं, आपको निकाल दिया, आप आना चाहते हैं हुकूमत में, तो हिकमत अमली से ही आएंगे ना। बिल्कुल ऐसे है, तो वो हिकमत अमली कह लें उसको या आप कह लें कि अक्लमंदी कह लें, वो होनी चाहिए तो आगे जाने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए जहाँ सब तो ये जो मुतालबात कम से कम 9 मई को लेके या 26 नवंबर को कि जुडिशल कमीशन बन जाए ताकि इंडिपेंडेंट ओपिनियन आ जाए, जो उन पे इल्ज़ाम लगा है कि शायद उस दिन वो दिफाई इदारों पे हमलावर थे, तो कोई कबाहत तो नहीं है इस पे? तो मेरे ख्याल में इस कंडीशन को तो माना जा सकता है। मैं तो इसमें कौन सी बात है, मतलब जुडिशल कमीशन माजी में नहीं बने, बनते रहे, बिल्कुल बनते किसी का कोई रिजल्ट सामने आया आज तक? उसका तो खैर मैं वैसे आपसे मतलब ठीक कह रहे हैं, हमूदुर रहमान कमीशन से जो इंडिया से पब्लिश हो गया जाके, बट यहाँ हमें वो नहीं मिल सका, मुयसर नहीं आया। अब्टाबाद कमीशन बना और पता नहीं कितने और कमीशन बने होंगे, मतलब आज तक जो के सामने नहीं आए। तो जब कुछ करना होता है तो आप तरीका भी निकाल लेते हैं उसका, सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कबाहत है या कोई इस किस्म की बात है क्या, मतलब और ये भी कहना कि तरीका होता है ना कहने का जी। 9 मई को ये तो नहीं कहना जी मैं अल्लाह का वास्ता मुझे माफ़ कर दो, बोलता है कि भाई इंसान कहता है जिस तरह ट्रंप ने किया था जब वहाँ हमला हुआ था, उन्होंने कहा ये हमारे लोग नहीं थे भाई, वी रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल। और बहुत सी चीज़ें जिससे मतलब मामलात आगे चल के जा सकते हैं, तो गुंजाइश मौजूद है इस हवाले से। लेकिन इनफैक्ट अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि कुछ हुआ 9 मई को वो नहीं होना चाहिए था, मतलब इट वाज अ ब्लैक डे इन आवर पॉलिटिकल हिस्ट्री। व्हाई? क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ऑपोजिशन हम भी 36 साल से बिल्कुल ऐसे मतलब इस मिल से गुजर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फौज की तरफ इस तरह करे और एक साथ सारी तनसीबात पे, यानी कहीं तो कोई तो सवाल है, कहीं तो कोई सरे महल या बिलावल महल या पंजाब असेंबली की तरफ चले जाते हैं, सीएम हाउस की तरफ चले जाते हैं, किसी और तरफ चले जाते हैं, तो बताते हैं ना कि यार हम डाइवर्सिफाइड हैं, बिल्कुल, यानी यकसू होके आप फ्रॉम सरगोदा टू खैबर टू मतलब सिंध और बलूचिस्तान आपने एक ही मतलब अपना रुख रखा, तो कहीं ना कहीं तो मामला गड़बड़, सवाल एक उठता है। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि लगता है कि पीटीआई में कुछ लोग उनकी अपनी ख्वाहिशात चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे पा रहे, बट शाह महमूद कुरैशी एक बड़े सीनियर सियासतदान, फिर परवेज़ इलाही साहब उनके अंदर मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि इन लोगों को भी ज़रा मंजर आम पे ले आके एंगेज करके तो सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। मैं तो ये हमेशा से कहता आया हूँ और अभी मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि शाह महमूद कुरैशी ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पार्टी में भी और खान साहब के साथ भी, मतलब ही हैड अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, पर क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस है, एक बैकग्राउंड है, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, मुल्क के हालात और मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो, तो लाजमी बात है वो सही राय देंगे। कुछ तो सही राय देने वाले पार्टी छोड़ चुके हैं, अब जो रह गए बाकी अगर उनकी बात सुनी जाए तो इनको तो इन्होंने पीटीआई वालों ने भी आइसोलेट कर दिया ना, मतलब जो उनके साथी अंदर हैं, ना कभी कोई अखबार में खबर आई कि उनकी कोई जिक्र किया हो पार्टी ने, ना मुलाकात के लिए गया है, उनको बिल्कुल डंप ही कर दिया उन्होंने। तो मतलब ये बड़ी एक मतलब लम्बा फिक्रिया तो है। मुझे याद है कि जब हम जेल में थे ना जी, तो मतलब पार्टी वाले बड़े आ रहे थे, लेकिन हमने कहा फलां क्यों नहीं आया मिलने,
मतलब ये इंसान अंदर बैठ के सोचता है ना। हम तो खैर 19-20 दिन थे सिर्फ, उसमें भी हमने कहा यार, और मैंने एक पूरा खत लिख के भेज दिया था मियां नवाज शरीफ साहब को कि जनाब आओ इधर हमें विजिट करो यहाँ कि हम आपके साथ खड़े थे। बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद तो इजाज़ुल हक साहब से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इजाज़ुल हक साहब, इनफैक्ट एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट नून लीग में भी ऐसे हैं कि जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, बट राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग भी हैं। कल उन्होंने बड़ी कमाल एक स्टेटमेंट दी है, गोया कि वो कह रहे हैं कि अगर आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब एक साथ बैठ जाएं तो शायद पिछले 75 बरस के मामलात को 70 दिन में हल किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि इट मेक सेंस और ये चीज़ें इस तरफ जा सकती हैं? देखिए, मैं इससे एक कदम और आगे जाऊँगा कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठे, सारे स्टेक होल्डर्स। अच्छा, आप कह रहे हैं कि APS स्कूल पे हमला हुआ था, सब इकट्ठे बैठे थे, नेक्टा नेशनल एक्शन प्लान ये सारा बना था। मौजूदा सूरत हाल भी वही अक्कासी कर रही है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इसमें सबको एक पेज पे होना चाहिए, लेकिन उसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए अपने से मतलब ये पाकिस्तान को अपने से बालातर समझना पड़ेगा। यानी कि मेरी आना जो है वो, लेकिन ये मसला सिर्फ उधर इमरान खान साहब की तरफ है या नवाज शरीफ साहब की तरफ भी है और जरदारी साहब की तरफ भी है? क्योंकि अभी तक तो लग रहा है कि वो भी सारे मामले से ला ताल्लुक नजर आ रहे हैं। हाँ, मतलब उन्होंने भी कोई इतना कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इस मामले में। ख्वाहिशात हो सकती हैं हर एक की, लेकिन इसमें सबको मैं समझता हूँ कि इकट्ठे होना चाहिए जाके। अभी तो ये खैर जो बातचीत होनी शुरू हुई है इसमें कंसेंट तो हर एक का ही है ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी होगी इसमें, कमेटी में सारे उसमें शामिल हैं, तो फिर कंसेंट। लेकिन मरकजी क़यादत की सर इस तरह ला ताल्लुकी, ये क्या बेदली की वजह क्या है कि मामलात कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं, चल रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा एक्टिवली आगे नहीं आ रहे? वरना तो हमने देखा है कि जब 26वीं आनी तरमीम हो रही थी तो पूरी रात बैठे रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, सारी रात जाके, हम वहीं पर मौजूद थे। तो ये इतना बड़ा, जिस तरह आप कह रहे हैं, इससे पहले राजा साहब से भी हमने बात की है, गोया कि कहा यह जा रहा है कि इस वक्त बड़े शदीद क्राइसिस हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, उनको रिजॉल्व करने के लिए वो तो सर कहीं बिल्कुल ही साइड पे खड़े हैं। मतलब उनकी जो खामोशी है वो सवालिया निशान है, वो हमारे लिए नहीं है, उनकी अपनी जमात के लिए भी है। अच्छा, उनकी जमात से भी जब बात होती है तो वो भी सोच, मतलब एक किस्म का उनको मालूम नहीं कि भाई क्या वजूहात इसकी क्या है। तो ये तो उनका अपना मसला है। अगर शहबाज छोटे भाई के तर्ज सियासत से कुछ ज्यादा खुश तो नहीं नजर आया? नहीं, मेरा ख्याल है कि आपस में तो इंटरेक्शन होगा ना, उनका घर वाली बात है। हाँ, तो लेकिन ये उनके अंदरूनी मामलात है, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। और ये भी बताएगा कि तहरीक इंसाफ तो बड़ी डेस्परेट है ना सर। 31 जनवरी वो कह रहे हैं कि डेडलाइन है, अगर आपने मुज़ाकरात करने भी हैं 31 तक आप ख़त्म कर दें, नहीं तो फिर कहानी वही जो पुरानी चल रही है। तो आपको लगता है कि 1 माह का वक्त इनफ टाइम, इसमें चीज़ों को सेटल किया जा सकता है, किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है? देखिए, नतीजे पे जब पहुंचना होता है तो 2 दिन में पहुंचा जाता है। अच्छा, और जब नहीं पहुंचना होता तो डेडलाइंस कुछ नहीं करती उसके अंदर। यानी 31 जनवरी को क्या हो जाना है? क्या हम 20 जनवरी को ट्रंप ने टेक ओवर करना है, 10 दिन उसको दे रहे हैं कि बीच में कोई मुदाखलत करेगा? तो ऐसी मतलब कि ये देखें ना, ये कंडीशंस लगाना कि जी ये हमारी कंडीशन है, ये पहले मानो फिर हम आगे चलेंगे, या कोई डेडलाइंस देना, ये इसका मतलब है कि आप इतना सिंसेयर नहीं है। लेकिन कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए कि जल्द से जल्द अगर किसी कंक्लूजन में पहुंचना है तो पहुंच जाए, अगर नहीं पहुंच सकते तो थ्रेट क्या है? लेकिन वो जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं रिचर्ड कनेल साहब, कुछ भी नहीं है, और दीज आर नॉट बीइंग ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। आपको हल्का सा डर लग रहा है कि जब ट्रंप साहब आ गए 20 जनवरी के इक़्तिदार में तो उसके बाद एक प्रेशर देखने को मिलेगा पाकिस्तान के एंड पे? और शायद देखिए, मेरा नहीं ख्याल है इस वक्त तक तो उनकी जो स्टेटमेंट्स है ना, वो सिर्फ अपना जो व्यूअर्स हैं वो बढ़ाने के लिए। अच्छा, और बड़ा एक्साइटेड है, क्योंकि एक दिन में 4 लाख व्यूज़ जब बढ़ जाएं तो हमारे जैसा बंदा भी मतलब कोशिश करता है कि ये बात हो जाए। उसके बाद फिर वो ऐसी स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी जिससे कि और अभी 1 मिलियन हो गए, मतलब 1 मिलियन। सर वो पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज अ करियर डिप्लोमेट सर, वो सफारतकार है, कोई बल्कि उसको मैं ट्वीट करके अगर कर तो रहे हैं तो बड़ी सोच समझ के कर रहे होंगे आपके ख्याल में, ऐसा नहीं है? नहीं, मैं चाह रहा था कि उसको पूछूं ट्वीट करके या दावत दूं यहाँ आकर कि भाई हमारी सियासत के बारे में अगर तुम ज़्यादा जानते हो थोड़ा हमें भी सिखा दो यार कि कैसे इस मामले को आगे लेके जाया जा सकता है। इस वक्त तक जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, इट्स नॉट दी गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि इज़ नॉट अभी वो एक इंडिविजुअल है। जब उनको कोई असाइनमेंट मिलेगी उसके बाद उनका तर्ज
जो है ये मामला जो है वो चेंज हो जाएगा मेरा ख्याल है। अच्छा, आपको लगता है कि 20 जनवरी के बाद ऑल ऑफ सडन चीज़ें बदल जाएंगी, वहाँ से भी कितनी ऐसी स्टेटमेंट आना कोई मुमकिन नहीं है? देखिए ना, पाकिस्तान के उनके ताल्लुकात अभी हम पे सैंक्शंस लगी हैं, दीगर मामला तो कोई इतने अच्छे नहीं ना चल रहे जी। तो ये हमारा मसाइल प्रोग्राम पे अभी जो भी सैंक्शंस लगी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे मतलब इंटरनल मैटर्स अच्छे भी ताल्लुकात हैं उनके साथ। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप अब बैठ के कहेगा जी यूं करो तो यूं करो तो यूं करो। और इनफैक्ट हुकूमत वक्त को आप मूड ओवरऑल अगर हम पूछें आपसे प्रोग्राम के आखिरी से में कि इनफैक्ट यही ऑप्शन है, ये जो इम्प्रेशन एक मिल रहा है कि शायद टाइम बाय किया जा रहा है कि थोड़ा सा और खींचा जाए, इस दौरान चीज़ों को और वो कर दिया जो आप बात कर रहे हैं कि 20 जनवरी भी गुजर जाए, ताकि जो एक इम्प्रेशन मिल रहा है कि शायद अमेरिका से प्रेशर आएगा वो भी टाइम गुजर जाए, तो फिर उसके बाद चीज़ें जैसे चल रही हैं ऐसे चलती रहेंगी, या नहीं आपका ख्याल है कि हुकूमत बड़ी सीरियस है कि अब दिस इज़ द हाई टाइम कि अब आप गुफ्तगू के ज़रिए एक सीज़ फायर और उसके बाद चीज़ों को सेटल कर दें? अब ये तो पता लगेगा 2 के बाद कि क्या मूड होता है उधर। पहली मीटिंग बैठी नहीं सर आपस में, को बैठ के आपने नोट शेयर नहीं किया? पहली मीटिंग तो एक अच्छे माहौल में हुई है और बातचीत बड़ी अच्छी हुई है। अब दूसरी में जब उन्होंने कहा है कि एक चार्टर ऑफ डिमांड्स लेकर आएंगे, वो चार्टर ऑफ डिमांड्स देखना है कि क्या चार्टर ऑफ डिमांड है। कोई ऐसी डिमांड लगा दें जिस पर बात ही नहीं हो सकती तो फिर तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने जो लोग देखे ना, उनके जो लोग स्पेशल कमेटी में 26वीं तरमीम के वक्त बैठे हुए थे जी, उसमें जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया और वज़न देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ ज़रा वज़न है, तो उन्होंने भी अपना पूरा वज़न उनके पलड़े में डाल दिया। मतलब ये एक उनकी अच्छी सियासी हिकमत अमली थी, बावजूद इसके कि फजल रहमान साहब की और उनकी बड़ी तलखी रही है। बिल्कुल ऐसे। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने हुकूमत का मसवदा उठा के बाहर फेंक दिया, कमोबेश अपने लेके आए, अपना ले आए और फजल रहमान साहब का जो मसवदा था वो फाइनल हो गया। अगर इसी हिकमत अमली के साथ वो समझें कि हमने कोई बेहतरी का रास्ता निकालना है तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। लेकिन सर हुकूमत वक्त के लिए एक और चैलेंज पीपल्स पार्टी भी है सर। कल बिलावल परसों जो आपने बातें सुनी है वो तो बड़ी सख्त जुमले। मैं यही कह रहा था ना, आप जो कह रहे थे कि हुकूमत टाइम बाय करेगी, ये अपने ही वजन के नीचे ना आ जाएगी। अच्छा, आपस में इत्तेहादी अगर ये नहीं चलेंगे सही, हाँ, और पंजाब में अपने मामला सही नहीं करेंगे और एक दूसरे पर जिस तरह अभी ये इंटरनेट के हवाले से बयानात आ रहे हैं और वगैरह जी जी बिल्कुल ऐसे तो। लेकिन शहबाज शरीफ तो बड़े कम्पोटेटिव आदमी है सर, वो तो स्पेस देने वाले हैं। तो प्रॉब्लम पंजाब को लेके कहाँ रही है आपको क्या लगता है? मौलाना फजल रहमान साहब मदारिस भी तो अकोमोडेट हो गए ना सर, तो बिल्कुल हो गए। मुश्किल बात है। तो ये पंजाब का इशू क्या है? कहीं ये तो नहीं कहा जा रहा है कि मरियम साहबा नहीं मान रही, वो स्पेस नहीं देना चाह रही, ये आपको लग रहा है या कुछ और वजह है? क्या है? कुछ वजह तो होगी ना। अब ये इनके आपस के मामला तो मैं नहीं जानता ना, मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या मामलात हैं, लेकिन सीरियस नेचर के हैं। सीरियस नेचर के हैं आपके ख्याल में? थे कुछ सीरियस नेचर के, क्योंकि गवर्नर साहब ने भी एक आधी स्टेटमेंट ऐसी दी थी जो कि नहीं देनी चाहिए थी उनको, क्योंकि वो ओहदा ही ऐसा है कि उस ओहदे पे नहीं देनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब की आप गुफ्तगू नाज़रीन सुन रहे थे। अब देखो जनवरी को जब मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ता है तो ये क्या रुख इख्तियार करते हैं। आज के शो में इतने, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।